want to do specifically something और मैं जो टॉक्स हैं वो करवा दूं? क्यों मारो? टॉक करवा दूं? टॉक्स करवा दूं। देखो, ये बात मैं पहले भी कई दफ़ा आप लोगों को कर चुका हूं और अक्सर रिकॉर्डिंग्स जो है मेरी अवेलेबल हैं उसमें ये बात आई हैव कन्वेड इट मल्टीपल टाइम्स। एग्जाम्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं डेफिनेटली, बिकॉज उसमें एग्जामिनर्स का नंबर और एग्जामिनर्स की अपनी इंटरेस्ट बहुत काउंट करते हैं। और एफसीपीएस के एग्जाम में अगेन जितनी भी चीज़ें इस एग्जाम में आई, जो कैंडिडेट्स ने मुझे कहा कि जिन्होंने ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, देयर वाज नथिंग अनयूजुअल। ये सारे स्टेशंस डेफिनेटली वैलिड हैं। आप एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन मेथडोलॉजी को चैलेंज नहीं कर सकते एज अ कैंडिडेट। The only thing you have to do is to make sure that you prepare yourself well. IMM में और FCPS पार्ट 2 में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप ओवरऑल देखें तो IMM एग्ज़ाम में एक बेसिस पूछी जाती है, लेकिन FCPS लेवल पे आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप साइकियाट्री को थोड़ा सा बियॉन्ड लेकर जाएंगे। आपकी विजन और उसको एनालिसिस में रखा जाता है। जैसे मुझे वो जब शुरू में एकदम फीडबैक आया कि जी उन्होंने स्पेक्ट स्कैन पूछ लिया। अब शौकत खानम में जब पेट स्कैन लगा था, दैट वाज बैक इन 2013। उस वक्त 2014 में जब हमने एग्जाम दिया था तो हमने वहाँ पे ओसीडी और स्पेक्ट स्कैन पूछा था। एग्जाम में एक टॉक स्टेशन था। सो अगर आप 2014 से आप लगाएं तो 2022 में यू शुड बी वन स्टेप बियॉन्ड दैट। सो 2014 में ये ऑन रिकॉर्ड है कि एक स्टेशन टॉक्स का स्पेक्ट स्कैन के ऊपर था, जिसमें पूछा रहा था कि ये क्या है और इसमें क्या शो हो रहा है और इससे क्या आप इंटरप्रेट। So there is nothing wrong with that. So you have to know the CT, the MRI, the functional MRI, the PET scan and SPECT scan. IMM के level पे you are not expected to do PET and SPECT, but in FCPS level आपकी majority of schizophrenia और बाकी clinical situations जो हैं उनमें expect किया जाता है कि आप PET और SPECT scans को at least आपको उसके बारे में knowledge होगा। सो वो अनयूजुअल नहीं था। जैसे एक और सवाल मेंशन हुआ कि ये डर्कहाइम थ्योरी पूछी गई। अब सुसाइड और होमिसाइड, मैं हमेशा अपनी तमाम प्रेजेंटेशन में बार बार कहता हूँ कि किसी भी क्लिनिकल सिचुएशन में, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो एमडीडी हो, चाहे वो बाइपोलर हो, कोई भी डायग्नोसिस आप बना रहे हैं, सुसाइड और होमिसाइड पूछना लाजिम है। ठीक है, एक मस्ट कंपोनेंट हर पेशेंट से, जो भी क्लिनिकल सिचुएशन में आप देख रहे हैं, आपको सुसाइड पूछनी है और होमिसाइड भी पूछनी है। और सुसाइड मैंने अलहदा से कवर भी करवाया था, पढ़ाया था कि सुसाइड असेसमेंट में आपको क्या चीज़ें पूछनी है। सो आपको बेसिकली एक रिस्क असेसमेंट करनी है पेशेंट्स की, और रिस्क असेसमेंट में सबसे बड़ी चीज सुसाइड और होमिसाइड। आप लोग प्लीज अपनी अपनी वीडियोस ऑफ करते हैं सो दैट वी कैन सी प्रोफेसर साहब। दो डॉक्टर साहब हैं, आपकी वीडियो आ रही है, मेल डॉक्टर्स, काइंडली अपनी अपनी वीडियोस ऑफ कर दें ताकि प्रोफेसर साहब नजर आ सके स्क्रीन पे, स्टूडेंट्स कांट सी है। थैंक यू वेरी मच। ओके, अच्छा, अब उसमें डर्कहाइम 1937 में डर्कहाइम ने, वो एक सोशियोलॉजिस्ट था, वो साइकियाट्रिस्ट नहीं था, और उसने अपनी रिसर्च की कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो कौन लोग होते हैं, और उसने अपना मुख्तलिफ डाटा प्रेजेंट किया।
सो डर्कहाइम का नाम सुसाइड के रेफरेंस में एक एस्टैब्लिश्ड नेम है हिस्टोरिकली। 1930s में उसने कहा कि जी सुसाइड वो लोग कमिट करते हैं जो सोशली आइसोलेटेड होते हैं, औरतें सुसाइड ज़्यादा कमिट करती हैं, फौजी सुसाइड ज़्यादा कमिट करते हैं। सुसाइड जो है वो ज़्यादा देखी जाती है उन लोगों में जो लोग कल्चरली रिलीजन से दूर होते हैं। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स उसने उस पर बात की अपनी रिसर्च में, और उनमें से फिर उसकी एक रिसर्च जो सोशियोलॉजी में बहुत वेटेज रखती है, डर्कहाइम की थ्योरी, जिसमें उसने 3-4 चीज़ों का जिक्र किया, एनोमिक और ईगोइस्टिक और एल्ट्रुइस्टिक, इस तरह के लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए। खैर मैं वो अभी पढ़ाना नहीं चाह रहा, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन डर्कहाइम की थ्योरी सुसाइड की टॉक्स में पूछ लेना इज नॉट अ बिग डील। और सपोजिटली मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये आपको नहीं थ्योरी याद आ रही कि जी उसकी डर्कहाइम कौन था, उसने क्या रिसर्च की, तो आप सिंपल सुसाइड पे ही बोल लें। सुसाइड किस में ज़्यादा होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ पे ज़्यादा होती है, मर्द वेपन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, औरतें आमतौर पे नॉन लीथल मेथड्स ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, औरतें दुपट्टा लपेट के पंखे से लटकने की कोशिश करेंगी, मर्द अगर है तो वो रेल की पटरी के आगे छलांग लगाएगा। सो जो एग्रेसिव, वो हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, वो भी अगर आप बोल दें तो कुछ एक्सेप्टेंस आ जाएगी। अब ये जो डर्कहाइम की थ्योरी में ईगोइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक और एनोमिक थ्योरीज हैं, उसकी 4 बेसिक कंपोनेंट्स थे, मुझे सारे याद नहीं है इस वक्त, फॉर माय अपॉलॉजीज, क्योंकि मैंने वो उसको उस तरह से नहीं पढ़ा और के पढ़ाने के रेफरेंस में, लेकिन मेरा ख्याल था मैं टॉक्स आपको कवर करवा दूँ इसी लेवल पे कि वो थ्योरीज, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका ये है कि सुसाइड 4 तरह से एक्सप्लेन की जा सकती है। एक वो कि आप सोशली कट ऑफ हो गए, दूसरा वो कि आप सुसाइड करते हैं लोगों को मनाने के लिए, बताने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, एल्ट्रुइस्टिक मोटिव्स हासिल करने के लिए। तीसरा वो कि जब आप सुसाइड करते हैं और आप इसलिए सुसाइड करते हैं कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बंद गली में आप फंस गए हैं, सोशल कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली डर्कहाइम की थ्योरी एक सोशल थ्योरी है रिलेटेड टू सुसाइड। और ये पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा जी ये तो IMM का सवाल है, FCPS में पूछा गया है तो कोई अनयूजुअल बात नहीं है। तो मैंने पेट स्कैन की बात की, मैंने डर्कहाइम थ्योरी की बात की, विच इज़ एक्सेप्टेबल थ्योरी। एक सवाल जिस पे क्रिटिसिज्म किया जा सकता है वो NMDA रिसेप्टर एंटीबॉडीज एनसेफेलाइटिस है। अगेन जैसे मैंने बिगिनिंग में आपको कहा कि FCPS लेवल पे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि यू शुड बी 1 स्टेप अहेड फ्रॉम द बेस लाइन। सो आपके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों और आप बियॉन्ड सर्टन लेवल सोच रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड है FCPS के लेवल पे। बीच में बहुत सारे लोगों ने ये क्रिटिसिज्म किया कि, और अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि जी वो पिछले साल तो जो थे ना वो भी कैंडिडेट पास हो गए, बाय नेम लोग नाम लेके बोलते हैं कि जी वो कैंडिडेट पास हो गया, उसको तो आता ही कुछ नहीं था फिर भी वो पास हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट कि उसको आता नहीं था और वो पास हो गया। ज़ाहिर उसने एक सेट ऑफ एग्जामिनर्स को सेटिस्फाई किया तो वो पास हुआ। और एग्ज़ाम एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, जितने एग्जामिनर्स का नंबर बढ़ेगा और एग्जामिनर्स की डेमोग्राफिक्स चेंज होंगी, उतने क्वेश्चंस भी डिफरेंट और वेरिएबल हो जाएंगे। जैसे इस दफ़ा जब कराची में इम्तिहान हुआ तो आपके एग्जामिनर्स में एक साहब थे जो कंसिडर किया जाता है, जो अगेन मैं नहीं कहता लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं बहुत बड़ा रिसर्चर हूँ, तो वो रिसर्च के हवाले से उन्होंने सवाल बनाए। एक साहब ने कहा कि जी मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ,
उन्होंने उस प्रोफेसरी में वो सवाल बनाए। सो ये आपके इख्तियार में नहीं है कि कौन एग्जामिनर आएगा, कौन सा सेट ऑफ एग्जामिनर होगा, एग्जामिनेशन का डिफ़िकल्टी इंडेक्स क्या होगा। ये वेरिएबल हो सकता है। आइडियल इज आपकी तैयारी कैसी है। आप एक ऑर्डिनरी FCPS लेवल पे तैयार हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी FCPS लेवल पे तैयार हैं। पास कैंडिडेट वही होता है जो वहाँ खामोश नहीं होता, जो वहाँ चुप करके नहीं बैठता, जो एंजाइटी और कंफ्यूजन में म्यूट नहीं हो जाता, बल्कि वो अपनी एंजाइटी और कंफ्यूजन में जवाब बना के प्रेजेंट करता है। वो जवाब एग्जामिनर की की से अगर 70% मैच कर गए तो आप पास हो गए। जैसे डरखाइन की थ्योरी की मैंने बात की, अगर आपको सिर्फ ये भी आइडिया हो ना कि जैसे मुझे नहीं याद उसकी पूरी थ्योरी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सोशियोलॉजिस्ट है जिसने 1930s में रिसर्च की है और वो रिसर्च करके उसने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की कि औरतें सुसाइड ज़्यादा करती हैं, फौजी सुसाइड ज़्यादा करते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ये भी चीज़ें बोल दें ना तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी बेनज़ीर, आपने हाथ खड़ा किया, सॉरी। सर अब वो जो भी एग्जामिनर थे मिस्टर XYZ सर, अब चूंकि डरखाइम की थ्योरी आपने आईएमए में भी हमें कराई थी, मैंने ना वो उर्दू में लिखी हुई थी सारी, बिकॉज ये पहले भी एक दफा एग्जाम में आ चुकी है। तो आपने हमें सारे पॉइंट्स उर्दू में लिखवाए हुए थे। वो जो 4 इसके मॉडल्स है ना, ऑल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक, मैंने उनको सारे बताए, लेकिन वो किसी तरह से खुश नहीं हो रहे थे। अच्छा, अब इस केस में जब हम बाय द बुक बता रहे हैं, तो उस केस में फिर सर कैसे कैंडिडेट क्या कर सकते हैं सर? कैंडिडेट देखिए, दो चीज़ें याद रखें। अब यहाँ पे इस वक्त अगर 8, 10, 15 लोग शामिल हैं इस मीटिंग में, हर एक की पर्सनालिटी फ़र्क है, हर एक का वे ऑफ एक्सप्रेशन फ़र्क है, ठीक है। और आइडियल एग्जामिनर वो है जो नॉन रिएक्टिव, नॉन जजमेंटल अप्रोच पे चलता है। लेकिन आइडियल एग्जामिनर सारे नहीं हो सकते क्योंकि हम सारे इंसान हैं, ठीक है। हमारे अपने इमोशनल एक्सप्रेशन सामने आ जाते हैं, हम किस किस्म की पर्सनैलिटी के हामिल हैं वो भी सामने आ जाती है। सो एग्जामिनर भी जो आइडियली अगर आप किसी को देखें तो वो एग्जामिनर भी थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें कि वो इंसान है और वो मुख्तलिफ लेवल पे आ रहा है। अगर एग्जामिनर आपको रिएक्शंस दे रहा है, अच्छा और फिर क्या करेंगे, हो गया, अच्छा, again you don't have to panic because you are a psychiatrist, you are supposed to deal with the people with the abnormalities. So अगर आप अपने एग्जामिनर को भी यही कंसिडर करेंगे, जी ये एक एबनॉर्मल इंसान है पर मुझे इसको सेटिस्फाई करना है, आप स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट से बात करते हुए उसको कन्विंस कर लेते हैं कि वो दवाई खा ले, तो फिर आप एग्जामिनर को कन्विंस क्यों नहीं कर पाते? उसको भी साइकोटिक समझ के समझा लो। मैं अगर कैंडिडेट हूं ना तो मैं एग्जामिनर को यही कंसिडर करूंगा कि ये भाई साहब जो बैठे हुए मेरे सामने, ये जिस पर्सनालिटी की भी बैकग्राउंड के हैं, मुझे इनकी तसल्ली करानी। उस तसल्ली कराने में मेरे इख्तियार में क्या चीज़ है? मेरे इख्तियार में ये है कि मेरे पास जो 7 से 10 मिनट वहाँ पे हैं उसमें मुसलसल बोलूं और एग्जामिनर को मौका ना दूं कि एग्जामिनर काउंटर एक्ट करके मुझसे सवाल पूछे। अब मैंने डरखाइन की थ्योरी की मैं मिसाल दोबारा से देता हूँ कि एग्जामिनर ने मुझे पूछा, जैसे आप कह रही हैं कि जी एग्जामिनर का अच्छा फिर, अच्छा और, अच्छा ठीक है फिर, तो ये रिएक्शंस तो एक्सपेक्टेड हैं बच्चों। ये एग्जाम में ह्यूमन इंटरेक्शन में अप्स एंड डाउन होना लाजिम है। आपको सिर्फ एज अ कैंडिडेट बोलना है और बोलते रहना है। तो मारूफ से भी जब मेरी बात हो रही थी कि जी पेशेंट भी सेटिस्फाइड हो गया, डायग्नोसिस भी ठीक था, फिर भी एग्जामिनर सख्त किया। एग्जामिनर ने अगर सख्ती की, मैं एग्जामिनर को गलत नहीं करार दे सकता। उसकी रीजन ये है कि वो उस जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है उसके वो बाख्तियार है।
वो आपको पास करे या फेल करे, ये उसके इख्तियार में। आप उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, नहीं सेटिस्फाई कर पाते आप फेल हो जाएंगे। ये अनफॉर्चुनेटली डायलेमा है हर एग्जाम का, जिसमें 101 इंटरेक्शन होता है एग्जामिनर्स के साथ, क्योंकि एक ह्यूमन टच आ जाता है। और ह्यूमन वेरिएशंस में आप कितनी लेवल पे जाके उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये मैटर करता है। अगर एग्जामिनर कह रहा है अच्छा फिर आप बोलते रहें अपने फ्लो में। डर्कहाइम की थ्योरी थी, 1930s में उसने प्रेजेंट की, 30s में उसने ये कहा कि उसने रिसर्च की, वो एक सोशियोलॉजिस्ट था, वो साइकियाट्रिस्ट नहीं था, उसने सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सुसाइड पे बात की। आप बोलते रहें, और थोड़ा सा भी वेग आइडिया, जैसे मुझे नहीं याद डर्कहाइम की थ्योरी ज़बानी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि वो मुझे इतना याद है कि जी 30s में मैं बोलता रहूँगा, मैं उसकी पूरी थ्योरी को वैसे ही बयान करना शुरू कर दूंगा। जब एग्जाम कहता ना और आप बोलते हैं। डर्कहाइम जो था वो एक सोशियोलॉजिस्ट था, साइकियाट्रिस्ट नहीं था। उसने थ्योरी प्रेजेंट की और उसने मुख्तलिफ पैरामीटर्स को असेस किया। उसने देखा कि वायलेंट मेथड्स कौन इस्तेमाल करता है, नॉन वायलेंट कौन करता है, किन सोशल एरियाज में सुसाइड ज़्यादा है, किन में कम है, किन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, किन कंट्रीज़ में कम है, जनरली सोशल जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हैं वो किस में सपोर्टिव हैं, किस में नहीं है, फैमिली स्ट्रक्चर का क्या रोल है सुसाइड पे। डर्कहाइम ने इन सारे पैरामीटर्स पे बात की। आप बोलते रहें, 7-8 मिनट डर्कहाइम की थ्योरी में उर्दू में इस तरह से बोल देना मुश्किल नहीं होगा आप बोलना चाहें। हाँ, अगर आप चुप कर जाएंगे तो एग्जामिनर कहेगा अच्छा फिर, अच्छा और, अच्छा फिर, अच्छा और, तो आप तंग पड़ेंगे कि ये क्या मसला जी, ये बार बार मुझे यूं तंग कर रहे हैं। अगला एक सवाल जो जिस पे और कैंडिडेट ने शोर मचाया कि ये क्या सवाल हुआ, साइटोक्रोम P450 की बात हुई। अब देखें बात फिर वही है, एज अ साइकियाट्रिस्ट वी ऑल नो कि तमाम साइकोट्रोपिक ड्रग्स साइटोक्रोम P450 के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होती है, एक्सेप्ट फॉर लिथियम। लिथियम एक वाहिद दवाई है जो लिवर में नहीं जाती, क्योंकि वो एक आयन है, ठीक है। बाकी सारी साइकोट्रोपिक्स जो हैं वो साइटोक्रोम P450 पे जाती हैं। अगर हमने लिथियम किसी को देनी हो तो हमें LFTs कराने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी तमाम दवाइयों पे लिवर का रोल है, चाहे वो बेंजोज हो, चाहे वो एंटी डिप्रेसेंट्स हों, चाहे वो एंटी साइकोटिक्स हों। और जब वो लिवर में जाएंगी, आप सबको अगेन पता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और साइटोक्रोम P450 इन्वॉल्व है। अब साइटोक्रोम P450 की कितनी आगे किस्में हैं, अगर तो याद आ जाए नंबर तो बहुत अच्छा है, 47 है। लेकिन अगर नंबर याद नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप बोले जी मल्टीपल वेरिएशंस हैं, लेकिन एंटी साइकोटिक्स और साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस में 2D6 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इतना नाम तो याद है ना, जिसने FCPS 4 साल ट्रेनिंग की है उसको ये तो पता होगा ना कि साइटोक्रोम P450 क्या होता है। एक एंजाइम है जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है, और उसकी एक इंपॉर्टेंट वेरिएशन जो है 2D6, वो तमाम एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी साइकोटिक्स के मेटाबॉलिज्म में मेजॉरिटी, नॉट ऑल, मेजॉरिटी में इन्वॉल्व है। तो आप कहें जी द इंपॉर्टेंट वन इज 2D6, बट दे आर मल्टीपल। फिर भी वो पूछे जी कितनी, आइडियली स्पीकिंग आपको ये पता होना चाहिए मोर देन 40। अगर आप मोर देन 40 का लफ्ज यूज कर दें तो वो एक्नॉलेज्ड है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। 47 टू बी प्रिसाइज, 17 उसकी वेरियस अदर सब टाइप्स। सो मोर देन 50 भी बोल दोगे तो चलेगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही फ्लैट हो जाओ, समझ ही ना आए, अब सबको पता है, ये एक मतलब सबको पता है, मैं गलत एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे नो कि कार्बामाज़ेपिन एंजाइम इंड्यूसर है और वैल्पोरेट एंजाइम इनहिबिटर है। इसका क्या मतलब, एंजाइम इंड्यूसर वो होती है जो बाकी दवाइयों के लेवल्स को कम करे, और एंजाइम इनहिबिटर वो होती है जो बाकी दवाइयों के लेवल्स को बढ़ाए। और मेजॉरिटी वो हैं जो ना दूसरी दवाइयों के लेवल्स को बढ़ाएंगी ना घटाएंगी, वो न्यूट्रल हो गई। और चौथी किस्म वो है जो ना लेवल्स बढ़ाएगी ना घटाएगी, लेकिन कॉम्पिटिटिवली पहले मेटाबलाइज्ड होगी और दूसरों को बाद में मेटाबलाइज्ड होने देगी। सो 4 वेरिएशंस आ गई।
कार्बामाज़ेपिन एंजाइम इंड्यूसर है, एल्प्राजोलैम न्यूट्रल है, ना वो लेवल्स किसी और दवाई के बढ़ाती है ना वो लेवल्स किसी और दवाई के कम करती है। वैल्प्रोएट या इससे मिलती जुलती दवाइयाँ एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, वो कुछ दवाइयों के लेवल्स को बढ़ा देती हैं। अगर आप सिर्फ इतना सा भी जवाब उस सवाल के रिस्पॉन्स में दे देते हैं कि जी साइटोक्रोम P450 एक एंजाइम सिस्टम है। एंजाइम सिस्टम क्या होता है? जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स के एक्टिव और इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स को ब्रेक डाउन करता है, उनको अमाइनो एसिड्स के लेवल पे ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में लेके आता है, ताकि ये दवाइयाँ ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे इम्पैक्ट लेकर आ सकें, चेंजेस लेकर आ सकें। और इस एंजाइम सिस्टम में ये लिवर में होता है और इसकी बेशुमार वैरायटीज़ हैं, और इसमें कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, कुछ एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, कुछ न्यूट्रल हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव हैं। अगर इतना सा जवाब भी दे दो तो 60% कवर हो गया, पास हो जाओगे। हाँ, अगर 47 + 17 याद आ जाए और अच्छे नंबर आ जाएंगे, 80% हो जाओगे। और अगर उसकी सब टाइप्स के बारे में मजीद डिटेल बता दो तो 100% आ जाएंगे। ये सिंपल मैथमेटिकल चीज़ें हैं। और मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इसलिए हुआ था कि जब आप इस किस्म के सवालात पे ये पॉइंट आउट रेस करते हैं ना कि ये सवाल सही नहीं था या ये सवाल गलत पूछा गया था। NMDA रिसेप्टर एन्सेफेलाइटिस न्यूरोलॉजी का सवाल है, लेकिन क्योंकि पेशेंट प्रेजेंट साइकोसिस के साथ करता है, मेन प्रेजेंटेशन NMDA रिसेप्टर एंटीबॉडीज एन्सेफेलाइटिस में प्रेजेंटेशन साइकोटिक है। एक बच्चा मेरे पास आया, ठीक है, या मेरे पास 25 साल का नौजवान आया जो एक्सट्रीम साइकोटिक स्टेट में है और घर वाले रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसको फिट पड़ा है। अब दो चीजें हो गई, एक एपिलेप्सी हो गई और दूसरा साइकोसिस हो गया। न्यूरोलॉजी और साइकाइट्री ओवरलैप हो गई। जब न्यूरोलॉजी और साइकाइट्री किसी भी डोमेन में ओवरलैप होगी तो इसका मतलब यह है कि कोई न्यूरोनल लेवल पे, कोई ब्लड सेल लेवल पे या सेलुलर लेवल पे या न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। और ये टर्म डिस्क्राइब हुई उन मरीजों के लिए जिनमें पेशेंट साइकोटिक स्टेट में प्रेजेंट हुआ और उसको एपिलेप्टिक सीजर्स पड़ रहे थे ग्रैंड में। तो उन्होंने कहा जी ये क्या चीज़ है, और जब वो मजीद उसको स्टडी किया गया तो पता चला जी कुछ एन्सेफेलाइटिस एंटीबॉडीज इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन करती हैं ब्रेन में। उसको उन्होंने NMDA रिसेप्टर जो है ना ये नाम दे दिया, एन्सेफेलाइटिस, एंटीबॉडी एन्सेफेलाइटिस। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू आर सपोज टू नो दिस। अगर आपको पूरा नहीं भी पता, एन्सेफेलाइटिस तो आता है, एन्सेफेलाइटिस का तो पता है कि क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। जब लिखा हुआ आया NMDA एन्सेफेलाइटिस तो इसका क्या मतलब होगा कि वो इन्फ्लेमेशन जो NMDA रिसेप्टर साइट्स पे हो रही है, अगर वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? डिलीरियस होगी, सीजर्स होंगे, ठीक है, कोमाटोज होगा, कंफ्यूज होगा या कोई और होगा। इसमें स्पेसिफिक है साइकोसिस, एपिलेप्सी एंड फिजिकल सिम्टम्स। चलो, आई एब्सोल्युटली एग्री कि ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, और फिर भी आपको मैं की दे दूं कि आपके एग्जामिनर्स अगर आप कुछ बोल दें, जस्टिफिकेशन ये है कि आप रेलेवेंट 5-7 मिनट बोल दें तो फेल नहीं करते है। एग्जामिनर बहुत कमीने भी हो सकते हैं, आई एम सॉरी टू से, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। अगर आप उसमें सवाल आपने पढ़ा, वो सवाल क्या था, मैं लेट मी ओपन अप द क्वेश्चन जो पूछा गया। कि सवाल ये था, किधर गया,
NMDA receptor. Anybody knows about that question? उसका सवाल का जिस्ट क्या थी? जी सर वो क्वेश्चन इस तरह से था कि एक पेशेंट थे, उनके अंदर कैटाटोनिक फीचर्स दिए गए थे, ठीक है, फीवर की कोई हिस्ट्री नहीं थी, कैटाटोनिक सिम्टम्स थे और साथ एक साइन दिया हुआ था कोई। वो डॉक्टर निम्रा इज आल्सो विद अस, शायद वो बता दें, मुझे तो वो साइन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये है क्या डेल्टा सर। ब्रश साइन, सो वो डेल्टा कौन सा ब्रश साइन? साइन, डेल्टा ब्रश साइन, कैटाप्रेस साइन। अच्छा, कैटाप्रेस, डेल्टा डेल्टा कैटाप्रेस ब्रश क्या साइन, होती है? डेल्टा ब्रश साइन सर, डेल्टा ब्रश साइन। डेल्टा ब्रश साइन। ये ईजी पे जी होता है सर। सर, एनएमडीए रिसेप्टर्स के लिए स्पेसिफिक है। ओके, डेल्टा ब्रश साइन। खैर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी नहीं आता, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं जितनी अर्से मैं एग्जामिनर रहा तो मेरा सवाल, जब भी सवाल बनते थे तो पहला सवाल यही होता था कि अगर 4 एग्जामिनर पेपर बना रहे हैं तो हम आपस में ये फैसला करते थे कि क्या ये सवाल हमें आते हैं। अगर हमें आते हैं तो हम कैंडिडेट से भी पूछें, अगर हमें नहीं आते तो हम कैंडिडेट्स ना पूछें। लेकिन 4 में से 3 को अगर आते हों तो सवाल एक्सेप्ट हो जाता था, लेकिन अगर 4 में से एक को ही आता है जिसने सवाल बनाया तो हम सवाल आमतौर पर नहीं रखते थे। सो डेल्टा ब्रश साइन तो मुझे भी नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको डेल्टा ब्रश साइन नहीं भी आता, आपको ये तो पता चल गया कि एनसेफेलाइटिस के बारे में बात हो रही है। एनसेफेलाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। फिर उसने दूसरी कोरिलेशन दे दी एनएमडीए रिसेप्टर्स की। इसका मतलब ये कि एनएमडीए रिसेप्टर्स की साइट्स पे इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, ये भी आपको पता चल गया। अब आपको ये भी पता है कि एनसेफेलाइटिस की साइकाइट्रिक प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है। साइकोसिस हो सकता है, डिलीरियम हो सकता है, और उसी की एक्सप्लेनेशन है। आप उसको बोलना शुरू कर दें, पेशेंट प्रेजेंट करेगा, उसको हेलुसिनेटरी बिहेवियर होगा, उसको पैरानोया होगा, उसको एग्रेशन होगा, उसको अनकंफर्टेबल होगा, उसकी वाइटल्स फ्लक्चुएट कर रहे होंगे, एनसेफेलाइटिस है। फेब्राइल हिस्ट्री की इलनेस हो सकती है, हो सकता है उसको फीवर हो रहा हो या फीवर हुआ था, वो मजीद डिटेल्स देखी जा सकती हैं। हिस्ट्री यूजुअली शॉर्ट होती है, एनसेफेलाइटिस के पेशेंट में आमतौर पे 7 से 10 दिन की हिस्ट्री होती है, और अगर उसकी हिस्ट्री में सीजर्स की हिस्ट्री भी मिल रही है तो मींस ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, मींस एनसेफेलाइटिस, मींस एनएमडीए रिसेप्टर साइट्स पे इन्फ्लेमेशन। अगर इतना भी बोल दो ना तो 60 to 70% तो नंबर मिल जाएंगे ना। मकसद तो पास होना है ना, और 60% वाला पास होता है। सो उसके पास जो चेक लिस्ट है उसमें आपने अगर साइकोसिस बोल दिया, सीजर बोल दिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन बोल दी, एनएमडीए रिसेप्टर्स को कोरिलेट कर दिया, तो 60% तो नंबर मिल गए। बाकी 40% स्पेसिफिक और डेल्टा ब्रश साइन अगर नहीं भी आता तो कितने नंबर काट लेगा? 20 नंबर काट लेगा 100 में से, इससे ज्यादा नहीं काट सकते। और ये मेंशन होता है सीपीएस की में, किसी भी एग्जामिनेशन की की में, कि जी कैंडिडेट अगर ये बोलता है 1 नंबर, ये बोलता है 1 नंबर, ये बोलता है 1 नंबर, ये बोलता है 1 नंबर। सो आप अगर 60% भी अटेम्प्ट कर लें तो आप पास हो जाते हैं। एंड आई एम श्योर आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको डेल्टा ब्रश साइन नहीं पता होगा और फिर भी वो उस स्टेशन पे पास हुए होंगे। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये जरूरी है। अब एक और सवाल जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, रिसर्च से रिलेटेड सवाल। अब जैसे मैंने पहले बयान किया कि आपके एग्जामिनर्स में कुछ ऐसे हैं लोग जो कहते हैं कि वो रिसर्चर है, ऑल्दो कि वो वेरिएशन हो सकती है पर्सनल परसेप्शन में, नाम हम नहीं लेते। हाउ टू कलेक्ट डाटा फॉर अ नेशन वाइड स्टडी। जब पूरे पाकिस्तान में सेंसस करवाना हो तो क्या किया जाता है? घर से घर, डोर टू डोर जाया जाता है, ठीक है। और जब डोर टू डोर जाते हैं तब भी आप 100% तो डोर टू डोर नहीं चले जाते। सो आपको रैंडम सैम्पलिंग का तो पता है। आपको रैंडम सैम्पलिंग का अगर पता है तो फिर रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं कि आप क्लस्टर्स बना लेते हैं कि एक बड़ा ब्लॉक है, उसके आपने 6 ब्लॉक्स बना लिए, 6 ब्लॉक्स में से आपने चूज कर लिए 4 और आपने उस पर स्टडी कर ली। ये डाटा कलेक्शन है। विच डिपार्टमेंट्स टू कॉन्टैक्ट। अब डिपार्टमेंट रिसर्च के शुरू होने से या रिसर्च के दौरान या रिसर्च के बाद, आई डोंट नो उनका क्या मकसद। रिसर्च शुरू होने से पहले जो डिपार्टमेंट कंसल्ट किए जाते हैं वो आमतौर पे एथिकल बोर्ड होते हैं।
कि आपको साइनॉप्सिस लिख के एथिकल बोर्ड पे अप्रूवल लेनी है। सबसे पहला काम किसी भी रिसर्च का ये होता है कि आप साइनॉप्सिस लिख के एथिकल रिव्यू बोर्ड में जाते हैं, और जब ह्यूमंस पे रिसर्च होती है तो एथिकल रिव्यू बोर्ड में ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च में स्पेसिफिकली फोकस किया जाता है कुछ चीज़ों के ऊपर। अब वो क्या है, वो आप सबको आती हैं। अब मुझे ये ना कहना कि नहीं आती। पहली चीज़ कि आप अप्रूवल लेते हैं रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट की फॉर्म में। रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट की चक्कर में मीन्स कि आप अगले की राजीनामा ले रहे हैं और वो राजीनामा देने का एलिजिबल है। अगर कोई शख्स इन रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको कुछ जगहों पे अप्रोच करना है, और वो भी एथिकल अप्रूवल के लिए। सो एक डिपार्टमेंट तो ये हो गया कि आपका डिपार्टमेंट कोई भी यूनिवर्सिटी का एथिकल रिव्यू बोर्ड से अप्रूवल होना। दूसरा डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व होगा कि जब आप घर घर जाएंगे तो आपके लिए सबसे वाइटल चीज़ जो होती है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है। और ये आप सबको पता होगा कि जब सेंसस हुआ था तो कुछ इलाकों में फायरिंग हुई और वो सेंसस की टीम के कुछ लोग मारे गए। ठीक है, ये ऑफिशियल है, मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द रिसर्चर गोइंग डोर टू डोर टू कलेक्ट द डेटा, तो एक और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया जो उसके लिए होगा। फिर उसके बाद क्या डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, जब आप डाटा ले लेते हैं तो आप डाटा एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिशियंस को कांटेक्ट करते हैं, तो फिर वो स्टैटिस्टिकल स्टैट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया। जब वो डाटा एनालाइज हो जाता है तो उसके बाद उस डाटा को पब्लिश किया जाता है। उसको पब्लिश करने के लिए उसका राइटअप किया जाता है। राइटअप करने के लिए आपको रेफरेंसेस कोट करने होते हैं। सो इसका मतलब ये कि फिर आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए जो आपको रेफरेंसेस दे दे। फिर आखिर में जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर आपको ऑफिशियल इसको छापने के लिए कुछ डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इसमें वो एक साहब ने स्पेसिफिकली एक डिपार्टमेंट का जिक्र किया। अगर वो नहीं भी आता स्पेसिफिकली उस डिपार्टमेंट में, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ इतना भी बता दो तो 70% कवर हो जाता है। वेयर टू गो फॉर सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग अगर आप कर रहे हैं नेशन वाइड स्टडी तो सैम्पलिंग के लिए कहाँ जाएंगे? जब आप स्ट्रैटास बनाएंगे रिसर्च के लिए तो स्ट्रैटास 4-5 किस्म के होते हैं। तो सोशल स्ट्रैटास होते हैं जो मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड होते हैं, उसमें लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है। कितने स्ट्रैटा में आमतौर पे आपका मुल्क डिवाइडेड है और किस बेसिस पे आपने उसको सोशल स्ट्रैटास में डिवाइड किया, और उसके सैम्पलिंग के लिए आप 5 स्ट्रैटास की 5 जगहों पे वो सैंपल टेक्निक यूज करेंगे। फिर विच टूल्स यूटिलाइज फॉर नेशन वाइड स्टडी। जाहिर है टूल्स ऐसे ही होगा ना जो उर्दू में हो, लोगों को समझ आ जाए, और अगर उनको समझ ना आए तो कोई इंटरप्रेटर उनको बता दे, और वो टूल आसान हो, एडमिनिस्ट्रेट करना आसान हो, डाटा कलेक्शन आसान हो, इस किस्म के टूल आप इस्तेमाल करेंगे। सो अगर आपको स्पेसिफिक जवाब नहीं भी आता, जो कि मुझे भी नहीं आता, ठीक है, तो फिर भी आप कुछ तो इस लेवल पे एक्सप्लेन करें। अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे 60-70% नंबर मिल जाएंगे, स्टेशन पास हो जाएगा। और गॉड फॉरबिड किसी स्टेशन पे आप 0% पे भी आ गए तो एक स्टेशन होगा ऐसा या 2 स्टेशन होंगे, 8 स्टेशन तो फिर भी पास किए जा सकते हैं। दिस इज व्हाट माय आइडिया इज। अब एक और सवाल जिस पे क्रिटिसिज्म हुआ, डीबीटी फॉर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अब आप लोगों को अपने इर्द गिर्द आप जितने भी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, आप लोग सब मुख्तलिफ माशाल्लाह डिपार्टमेंट्स हैं, कोई कराची से, कोई लाहौर से, कोई इस्लामाबाद से। हर डिपार्टमेंट की एक अपनी थीम होती है और उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ चीज़ों में एंगेज्ड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप उन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, नॉट फॉर कमर्शियल रीजंस बट फॉर अदर रीजन, अगर आप उनको असेस करें तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो पाकिस्तान में माशाल्लाह कुछ ऐसे सीनियर प्रोफेसर हैं जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे उन्होंने पाकिस्तान के हर लेवल पे लेक्चर दिए।
ठीक है, मुझे याद है मैं रहीम यार खान बुरहान साहब की कॉन्फ्रेंस में गया, वहां पे भी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे वर्कशॉप थी। अब एक प्रोफेसर लेवल का आदमी जो कि आपका एग्जामिनर भी टेंटेटिवली हो सकता है, जब वो बार बार एक बीमारी का जिक्र करके उसको बता रहा है, तो आपका क्या ख्याल है? वो एग्जामिनर नहीं पूछेगा? वो तो पूछेगा। ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि मैं अगर कोई चीज़ कर रहा हूँ आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जो पूरे पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एग्जामिनर में उसके बारे में सवाल पूछूंगा। मिसाल के तौर पे फिर मैं मिसाल दे दूं कि हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी इस तरह की सर्वे कर रहे हैं। ये सवाल डेफिनेटली उन्होंने ही बनाया क्योंकि वो कर रहे हैं ये काम, तो आपको पता होना चाहिए जी मेरा एग्जामिनर ये सीनियर प्रोफेसर बन सकता है और ये इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये आजकल ये कर रहा है, वो सवाल आएगा ही आएगा। सो थोड़ा सा टेक्निकली भी देखो, वो जो एग्जामिनर्स की तस्वीर है ना, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स पे पेस्ट हुई हुई है, जिसमें 18 एग्जामिनर्स खड़े हैं, उस हर एग्जामिनर की शक्ल देख के पहचानो और उसके इंटरेस्ट को पहचानो, आपको 18 सवाल तो वहीं से जनरेट हो जाएंगे। ये तरीका एथिकली पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन ये ह्यूमनली अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये करना पड़ेगा। फिर सीधा साधा सवाल, सिनेरियो ऑफ बाइपोलर 1 पैनिक डिसऑर्डर टेकिंग कार्बामेज़ेपिन एंड हाई डोज ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन, why was related to risk of high dose of carbamazepine, benzodiazepine, P450 related interaction between carbamazepine and benzodiazepines। कार्बामेज़ेपिन और बेंजोडाइज़ेपिन्स का ड्रग इंटरेक्शन मैंने पहले बता दिया। कार्बामेज़ेपिन एंजाइम इंड्यूसर है, वो लेवल्स कम करती है, और बेंजोडाइज़ेपिन्स कुछ नहीं करती, न्यूट्रल है। बेंजोडाइज़ेपिन कार्बामेज़ेपिन के लेवल को नहीं छेड़ेगी, लेकिन कार्बामेज़ेपिन बेंजोडाइज़ेपिन के लेवल्स को कम कर देगी। सो जहां 4 मिलीग्राम ने काम करना है, वहां कार्बामेज़ेपिन की मौजूदगी में आपको 8 मिलीग्राम देनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर सेम एंजाइम सिस्टम इन्वॉल्व है तो। जैसे लिथियम और कार्बामेज़ेपिन का अगर आप कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो ये दोनों डिफरेंट मेटाबॉलिक तरीके से मेटाबलाइज्ड हो रही हैं। सो इनमें से किसी की डोज एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है इस दवाई और उस दवाई की मौजूदगी में। ये बेसिक साइकोफार्माकोलॉजी मैं बेशुमार दफ़ा सारे कैंडिडेट्स को कहता हूँ कि ये पढ़ो और समझो। स्टेडी स्टेट्स क्या होते हैं, सीरम लेवल्स क्या होते हैं, हाफ लाइफ्स क्या होती हैं। हाफ लाइफ्स आपको सारी दवाइयों की ज़ुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि एज क्लिनिशियन जब आप दवाई लिखते हैं, जो कि कॉमन मिस्टेक मैं हमेशा देखता हूँ, रिस्पेरिडॉन 2 मिलीग्राम सुबह शाम, तो सुबह शाम की क्या जरूरत है? रिस्पेरिडॉन की हाफ लाइफ जो 20 घंटे है, आप वंस अ डे दें फिर भी वो काम करेगी, तो आप BID क्यों दे रहे हैं? ये कॉमन मिस्टेक्स हम साइकियाट्रिस्ट करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोजा assess and examine related question। इस सवाल में कोई मुश्किल चीज नहीं है। एनोरेक्सिया नर्वोजा का एग्जामिनेशन यहां से शुरू होता है आपकी फिंगर टिप से, ठीक है, और पूरे बॉडी तक जाता है। और अगर आप इसमें से 5-6 चीजें भी बोल दें तो बात बन जाती है। यहाँ पे क्या होगा, उंगली पे ये गले में मार के उल्टी करने की तरीका हो सकता है, वेस्टिंग हो सकती है, नकल्स डिस्कलरेशन हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, क्लबिंग हो सकती है, ठीक है, मसल वेस्टिंग हो सकती है, फिर स्किन टर्गर डिस्टर्ब हो सकता है, एमनोरिया हो सकता है। सारी चीज़ें, इसमें कोई चीज़ अनयूजुअल नहीं है, ये टिपिकल थ्योरेटिकल सवाल है और वो अटेम्प्ट करने में मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स, डायग्नोस्ड and do relevant examination reasoning। एंटीकोलिनर्जिक्स हम सारे साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं और हर एंटीसाइकोटिक के साथ एंटीकोलिनर्जिक लिख देते हैं। मैंने लोगों को जी The question was not this simple। क्वेश्चन इस तरह से था कि एक पेशेंट है, वो साइकोटिक है और वो कोई दवा ले रहे हैं और उनको कोई साइड इफेक्ट्स आए हैं, तो उन्होंने एक और दवा शुरू की है और उस दवा के बाद से उनकी तबीयत में ये सिर्फ एक सिम्टम दिखा होता कि यूरिनरी टेंशन है। वो 5 मिनट का सेशन था। उस वक्त कुछ स्टूडेंट्स को इसको समझने में मुश्किल आई, लेकिन मतलब मैंने तो पिक कर लिया था, लेकिन इस तरह से दिया हुआ था सर, इट वाज नॉट वेरी इजी।
जाहिर है सिंपल आप सवाल, बच्चे देखो सवाल डायरेक्टली तो ऐसे सीधा नहीं होगा। अगेन बात फिर हो जाए, आप FCPS का इम्तिहान देने जा रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो प्लेट में रख के आपको केक खिलाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उन्होंने जज तो करना है आपको। सो अगर एक मरीज है उसको, मैं यही अभी अब अगला जुमला मेरे मुंह से यही निकलने वाला था कि एंटीकोलिनर्जिक्स दवाइयाँ मैंने लोगों को क्लोज़ापिन के साथ भी देते हुए देखा है। सही है या गलत है मुझे नहीं पता, वैसे सही मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन देते हैं लोग। प्रोसाइक्लिडीन दे देते हैं क्लोज़ापिन के साथ, कहीं कहीं किसी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन देते हैं। ठीक है, क्यों दे देते हैं मुझे नहीं पता। ओलेंजापिन के साथ एंटीकोलिनर्जिक मैंने देते हुए देखा है लोगों को, जरूरत ही नहीं है। लेस देन 1% चांस है कि जरूरत पड़े, तो 99% चांस है कि ओलेंजापिन के साथ एंटीकोलिनर्जिक की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दी जाती है। अब एंटीकोलिनर्जिक इज मोस्ट वाइडली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग आफ्टर बेंजोडाइजेपिन इन साइकियाट्री। और अगर आपको इस दवाई के सारे साइड इफेक्ट्स याद नहीं है, इंक्लूडिंग साइकोसिस, तो ज्यादती है। ये साइकोसिस कॉज करती है, ये एंटीसाइकोटिक्स के इफेक्ट्स को कॉम्प्रोमाइज करती है, ये इसके अपने एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स में यूरिनरी टेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन, खास तौर पे उन लोगों को जो 50 प्लस हैं। अगर इस मरीज के बाद की एज मेंशन हो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स में, फिर तो कोई कंफ्यूजन वाली बात बनती नहीं है। एक पेशेंट है, 50 साल का है, बाइपोलर का डायग्नोसिस है, वो कोई दवाई खा रहा था, उसको नई दवाई शुरू कराई गई साइड इफेक्ट्स को ओवरकम करने से, जिससे यूरिनरी टेंशन हो गई, वो एंटीकोलिनर्जिक ही होगी। सो थोड़ा सा मेरा व्यू पॉइंट ये है कि थोड़ा सा हाजिर दिमागी चाहिए। जितना भी स्टेशन हैं उसमें थोड़ी सी हाजिर दिमागी चाहिए, आप लोग पहुंच जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल मुश्किल होगी। प्रॉब्लम ये होती है कि आप वहां जाके दम कंफ्यूज, ओह ये पता नहीं क्या हो गया, और फिर वो ट्रैवल करता है एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट को, वो यार वो स्टेशन पता नहीं क्या था। वो गुजरते हुए एक स्टेटमेंट जब आप दूसरे को दे देते हैं ना, वो स्टेशन में पता नहीं क्या था, अगला वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है। और प्लीज ये भी अवॉइड करो, एनकरेज करो अपने साथियों को, डिस्करेज मत करो। अगर एग्जाम में एक दूसरे के साथ टाकरा होता है, ऑलवेज इनकरेज ईच अदर। और नहीं नहीं कोई मुश्किल स्टेशन नहीं है, रिलैक्स हो जाएगा। आप जाते जाते कहते हैं ओ यार वो पता नहीं चौथा स्टेशन क्या था, यार वो जो 5वां स्टेशन है, जो एग्जामिनर बैठा है ना, बड़ा ही कमीना। एक स्टेटमेंट आपकी दूसरों के दिमाग पे क्या इंपैक्ट डालती है। वो पहले से तैयार होता है एग्जामिनर बड़ा कमीना है, मैंने फेल करनी करना। आपके तो माइंड में खामखा एक बात बैठ गई, क्यों, वाई? डोंट डू दिस। आप एक दूसरे को इनकरेज करो, डिस्करेज मत करो। NPH scenarios assess reason treatment, what will happen if not treated, difference between normal pressure and raised pressure hydrocephalus। अब ये भी एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला है। कोई और क्वेश्चन ट्रिकी, जिन क्वेश्चंस का मुझे पता चला कि आप लोग परेशान थे, उसके बारे में मैंने बात की। कोई और क्वेश्चन जो ट्रिकी हो? एनीबडी? सर हाँ सर एक स्टेशन था उस पे हम्म। मतलब वो भी क्लियर नहीं था, और हमने कमेंट्स में मतलब मुझे बाकी पता नहीं पता हुआ डिड राइट कि सिनेरियो क्लियर नहीं है। जैसे अब 5 मिनट्स के स्टेशन का लिखा हुआ है, एक पेशेंट है आपके पास, यंग है, और वो ना टिक के नहीं बैठता। ये ये वो क्या, लिखा, बस ये उन्होंने सॉरी कहा, फिर बोलना, टिक जरा कर नहीं करीब बोलना बैठता। माइक से। हाँ उन्होंने ये कहा कि ये टिक के नहीं बैठता। हाँ, तो टिक मेरे के जहन नहीं में सबसे बैठता तो बाकी था। तो बाकी बच्चों के जो ज़हन है उनके ज़हन में तो फिर आया बाकी के भी क्वेश्चंस। बट वो तो फॉर्चुनेटली पेशेंट वाज वेरी कोऑपरेटिव, और उन्होंने ये बताया कि मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स है, मुझे खुद से बता दिया उन्होंने, वो मॉक पेशेंट थे। लेकिन इस तरह के अगर वेग से सिनेरियो है तो फिर एक एथीसिया का वो था, तो इस केस में फिर क्या किया जाए? ये एक मुश्किल सिचुएशन थी। अब अगर आपको इस तरह का वेग सवाल आया कि जी ये पेशेंट है और ये टिक के नहीं बैठता, तो सबसे पहला सवाल तो ये कि उसकी एज कितनी है। सही कितनी एज सही का था? सर। आपने जो पेशेंट उसके देखा बाद एग्जाम में, वो कितनी उम्र का था?
और अभी जब मैं जाके बैठी हूँ तो उस पे सिर्फ एक हाथ से लिखी हुई लाइन थी, जैसे किसी की हैंड रिटन नोट्स होती है, दिस पेशेंट इज अनएबल टू सिट एट वन प्लेस कंफर्टेबली, काइंडली असेस। बस अब तो मरीज मैं तो मरीज इसलिए होने कितनी लगी उम्र का था जिसको असेस करना था? यंग सर, यंग यंग पेशेंट। यंग यंग कितनी उम्र का? वो 35 की बता रहे थे अपनी एज। 35 का था तो बच्चा तो नहीं था, तो एडीएचडी तो रूल आउट हो गई। और एडल्ट सर वो एडल्ट थोड़ा एडीएचडी इस तरह कंफ्यूजन नहीं ये हुई प्रेजेंट थी। करती। सॉरी, हाँ बेटा बोलो, क्या कह सर रहे हो? जी सर, ये इस स्टेशन की डॉक्टर बनर्जी बात कर रही हूँ, उस पर कंफ्यूजन ये हुई थी। सिनेरियो बिल्कुल यही था कि पेशेंट जो है वो टिक के नहीं बैठता, अब आप एसेस करें। तो मैंने स्टार्ट किया था, पेशेंट का नाम पूछा, उसकी एज पूछी। तो वैसे तो वो उन्होंने सिमुलेटर बिठाया हुआ था। तो उसने बोला, पहले मुझे लगा उसने बोला 14 साल, तो मैंने रिपीट किया, मैंने कहा 14 साल? तो कहने लगे कि नहीं, 64 साल। बात फिर हुई, तो फिर देखो, उसके बाद से मेरी। जी सर। सबसे सबसे जरूरी चीज तो एज थी। अगर तो वो बच्चा है 10 साल से कम उम्र का और वो टिक के नहीं बैठ रहा, तो फिर तो एडीएचडी आपके जहन में आना चाहिए। लेकिन एडल्ट है, जी सर। चाहे वो 25 साल से हम्म, ऊपर है, एडल्ट एडीएचडी टिक के ना बैठने से प्रेजेंट नहीं करती। जी सर। क्योंकि एडल्ट एडीएचडी का पहला रूल ये है कि ये उन लोगों को होती है जिनको बचपन में एडीएचडी हो, वो एडल्टहुड में ट्रांसफर हो जाती है, पहला। उसके अलावा बाकी जो सिनेरियोज हैं वो डिफरेंट है। सो एडल्ट बंदा टिक के नहीं बैठ रहा, ठीक है, 25 साल से ज्यादा की उम्र है, तो क्या रीजंस हो सकती हैं? सर मैंने और तो फिर ऑब्वियसली फिर दूसरा मुझे समझ आ इंपॉर्टेंट गया था। सवाल तो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल असेसमेंट में जो है, वो उसकी एज के साथ उसकी प्रेजेंटेशन है। टिक के तो नहीं बैठ रहा, लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? क्या टिक के ना बैठने से पहले कोई मसला था? अगर टिक के ना बैठने से पहले आपको एंगर, एजिटेशन, एग्रेशन, वायलेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस कुछ मिल जाता है, तो मींस कि उस चीज को ट्रीट करने के लिए जो चीज दी गई, उसकी वजह से ये टिक के नहीं बैठ रहा। और वो एक ही चीज है, एंटीसाइकोटिक। और एंटीसाइकोटिक में सबसे कॉमन एरिपिप्राजोल, जो एक चीज या इस तरह का कॉज करती है कि वो टिक के नहीं बैठता। बाकी भी करती हैं सारी, लेकिन वो कॉमनली करती हैं। सो देखो, बात, मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि मैं तुम लोगों को चैलेंज कर रहा हूं। मेरे कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा अपनी सेंसेस को खुला रखा करो। एग्जाम में जब क्लियर हो रहे हो, जब वहां पहुंचे हो ना, लिखा हुआ स्टेटमेंट पेन से लिखा हुआ, ये मरीज टिक के नहीं बैठता, असेसिंग, आप ऊपर नजर उठा के देखिए, मरीज एडल्ट बैठा हुआ है, ये उम्र पूछने की क्या जरूरत है? अगर उन्होंने सिमुलेटेड पेशेंट बिठाया हुआ है, यू डोंट हैव टू आस्क हिज एज। सिमुलेटेड बंदा बैठा हुआ है, एडल्ट है, बस वो एडल्ट है। आप उससे पूछें जी क्या हुआ, आप यहाँ कैसे आना हुआ? जी मैं टिक के नहीं बैठता। अच्छा, ये जो टिक के नहीं बैठते, इससे पहले क्या होता था? क्या कोई मसला था जिसकी वजह से डॉक्टर के पास गए थे? और वहां से आप असेसमेंट करें। अगर वो उससे पहले कोई मसला था, तो फिर तो ये ड्रग इंड्यूस्ड एक चीज ही बनता है और कुछ नहीं बनता। लेकिन अगर उससे पहले कोई मसला नहीं था, फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन है कि वो आया है पहली दफा कि जी पिछले एक हफ्ते से टिक के नहीं बैठ रहा, इससे पहले ये बिल्कुल ठीक था, फिर आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस वेरी कर जाता है। फिर एकाइथीसिया मुश्किल है। एकाइथीसिया तो उसी वक्त होगा जब एंटीसाइकोटिक प्रिस्क्राइब की गई, और वो किस वजह से की गई वो आपको भी पता। कोई साइकोटिक सिम्टम्स होंगे, कोई एंजाइटी के सिम्टम्स होंगे। खैर, एंजाइटी में एंटीसाइकोटिक नहीं जा सकती, बट ऑब्वियसली साइकाइट्रिस्ट ने अगर उस पहले उसको एंजाइटी के सिम्टम्स थे और साइकाइट्रिस्ट ने असेस किया कि इसको साइकोसिस है और उसने एंटीसाइकोटिक दे दी। वैसे हमारे कुछ साइकाइट्रिस्ट एंटीसाइकोटिक्स एंजाइटी में भी दे देते हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट, बट ऐसा होता है। जीपीस करते हैं ये, हमारे जीपीस जो हैं वो एंटीसाइकोटिक के टीके लगा देते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि इंसोम्निया हो गया, बच्ची है ग्रीफ रिएक्शन में है, बाप की डेथ हो गई है, रो रही थी दाड़े मार मार के, उसको एंटीसाइकोटिक डेपो टीका लगा दिया और वो एकाथीसिया के साथ प्रेजेंट की। राइट? सो ये सिचुएशंस हो सकती हैं।
then you have to assess the situation prior to developing this situation. आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या बोलना है मैंने आगे, फिर असेसमेंट उसकी आसान हो जाएगी, फिर असेसमेंट मुश्किल नहीं रहेगी। फिर तो आपने एम्स ही करवाना है ना, उसको कहना जी टांगें इस तरह खुली करें, हाथ ऊपर करें और इस तरह करके बैठ जाएं और फिर आप उसको देख लें। अगर वो इस तरह करके बैठ जाता है, ज़बान दिखाता है और फिर आप उसको एवेलुएट करते हैं, एम्स AIMS एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट रेटिंग स्केल, वो एडमिनिस्टर करना है, वो ही असेसमेंट है आपकी। लेकिन उससे पहले, एम्स एडमिनिस्टर करने से पहले क्वेश्चन ये है कि उम्र कितनी है और ये सिम्टम्स डेवलप होने से पहले क्या हो रहा था। अगर ये कम्युनिकेट आप कर लेते हैं और थोड़ी सी हिस्ट्री आपको मिल जाती है, फिर आप एम्स कर देते हैं, आपका स्टेशन हल हो गया। और कोई स्टेशन कंफ्यूजिंग स्टेशन वो बताओ, कोई और कंफ्यूजिंग स्टेशन था? जी डॉक्टर एलिया। हेलो हाँ बोलो। सर, शाबाश। केस था सर, एक शॉर्ट केस था, उसमें स्पीकर के नजदीक बोलो। सर एक शॉर्ट केस था, उसमें हम्म। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करनी थी, लेकिन पेशेंट जो था वो प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज पे था। अब हम उसको कर तो रहे थे, लेकिन वो एग्जामिनर कन्विंस नहीं हो रहे थे। वो कह रहे थे कि आप मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग नहीं कर रही हैं, आप इसको काउंसल कर रही हैं। डू यू नो एनी डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग? फिर उस पर उन्होंने सेकंड ये पूछा कि इस पेशेंट के अंदर आप कॉग्निटिव डेजोनेंस कैसे लाएंगी। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि हम तो उसी तरह से नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के थ्रू, शोइंग एम्पैथी, रोलिंग विद रेजिस्टेंस, डिस्क्रिपेंसी, इन सब के थ्रू हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो पेशेंट भी एसिमिलेटर था, तो वो फौरन से नहीं, बहुत रिजिड था, नहीं मुझे तो छोड़नी ही नहीं है, मैं मर जाऊंगा लेकिन नशा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बाद में जो एग्जामिनर के सवालात थे वो भी नहीं समझ में आ रहे थे। मैं एग्जामिनर का नाम नहीं पूछूंगा, बाद में मुझे बता देना तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। देखो, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जब आप बात करते हैं ना, तो वो जैसे आपने अल्फाज यूज़ किए कि नॉन जजमेंटल, नॉन इंटरवेंशनल, एम्पैथेटिक एटीट्यूड के साथ क्वेश्चनिंग करनी और असेस करनी, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन यही होते हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, कितना पढ़े हुए हैं, क्या हुआ, यहाँ कैसे पहुँचे, किस किस्म का नशा करते हैं। और अगर एग्जामिनर आपको चैलेंज कर रहा है, पहली चीज़, जब आप एग्जाम टोक्स की बात करते हैं तो टोक्स में एग्जामिनर इज नॉट सपोज टू चैलेंज यू, ही इज जस्ट सपोज टू आस्क यू क्वेश्चंस। ये एग्जामिनर्स की अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ट्रेनिंग नहीं होती, विच इज अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग। आइडियल स्टेट में जैसे हमें ट्रेनिंग मिली थी तो हमें ये कहा गया था कि एज एग्जामिनर आपने कैंडिडेट को किसी भी तौर पे ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी, आपने वही देना है जो आपके पास लिख के आया है। इम्पार्शियल स्टेशन तभी कवर होते हैं अगर एग्जामिनर अपने पास से स्टेटमेंट्स ऐड कर देता है। आप तो ये कर ही नहीं रही, आपको तो ये करना चाहिए था, आपने ये क्यों नहीं किया, मीन्स एग्जामिनर का बायस आ जाएगा और वो स्टेशन न्यूट्रल नहीं रहेगा। इस सिचुएशन में आप पे लाजिम है कि आप आखिर में जो फीडबैक परफॉर्मेंस CPSP देता है उस पे आप फीडबैक में ये मेंशन करें। आप में से 3 कैंडिडेट भी अगर किसी एग्जामिनर के बारे में ये मेंशन कर दें, ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड बताना चाहिए, मैं रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ, 3 कैंडिडेट्स अगर एग्जामिनर के बारे में लिख दें कि एग्जामिनर ने हमें ये स्टेटमेंट दी कि आप तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कर ही नहीं रहे, आपको तो ये पता ही नहीं, ठीक है। अगर 3 कैंडिडेट्स लिख दें तो एग्जामिनर डीबार हो जाता है CPSP से, उसको दोबारा नहीं बुलाया जाता। ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं लेके आता। एग्जामिनर इज नॉट सपोज टू टेल यू कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एग्जामिनर इज सपोज टू गिव यू द स्टेशन एंड असेस यू ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर्स। अगर ऐसा कोई एग्जामिनर था तो या वो एग्जामिनर नया था और या फिर वो एग्जामिनर ठीक नहीं था। लेकिन खैर ये तो उस एंड की कहानी होगी। इस एंड की कहानी एज अ कैंडिडेट कहानी ये है कि आप
आपने जो बात की है, जो अभी मुझे बताई, अगर आपने यही बात अप्लाई की है तो मेरे हिसाब से आप क्लियर हैं। फिर एग्जामिनर जो मर्जी कहे इससे बॉदर ना करें। एग्जामिनर आपको डिग्रेड करता है, आपको स्टेटमेंट देता है, आपको बात करता है, आप फीडबैक परफॉर्मा में एंटर करें। और ये मैं नहीं कह रहा, कोई भी अच्छा ट्रेंड एग्जामिनर जो है वो आपको ये बात कहेगा कि अगर एग्जामिनर से एक एटीट्यूड से आपको लगे, बशर्ते कि आप जायज बात करें। अब ये ना हो कि किसी एग्जामिनर की टाई पसंद नहीं आई तो उसके खिलाफ तुसी शिकायत लिख दो, इंज नहीं होएगा। यू हैव टू मेंशन इट वेरी स्पेसिफिकली कि स्टेशन नंबर 8 के ऊपर एग्जामिनर ने मुझे ये स्टेटमेंट दी थी एंड आई फील दैट दिस वाज जजमेंटल, फुल स्टॉप। Convener of the examination is supposed to take all the feedback। हमारे कैंडिडेट्स इतना डरते हैं कि फीडबैक ही नहीं देते। जब फीडबैक नहीं देते तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता, एग्जामिनर को पता नहीं चलता, वो गंदा एग्जामिनर अगले को भी तंग करता है। तो ये आप लोगों का कसूर है। अगर आप ऑनेस्ट फीडबैक दें, ऑनेस्ट फीडबैक की बात हो रही है, ऑनेस्ट फीडबैक दें तो आने वाले कैंडिडेट्स का भला होगा, अच्छे एग्जामिनर ही इम्तिहान में बैठेंगे। ठीक है, और बताओ। अब मुझे कोड ना कर देना, खैर वैसे मैंने तो ये रिकॉर्ड कर दिया कोड तो मैं ऑटोमेटिकली हो गया, बट दिस इज एब्सोल्युटली रेलेवेंट। एनी अदर थिंग? सर एक स्टेशन था, आई थॉट इट वेंट वेल, लेकिन मुझे मालूम नहीं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट इन टॉक्स, तो मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने ख़राब ज़्यादा किया कहाँ पे है। लेकिन एक में मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है कि उसने पेशेंट बिठाई हुई थी, उसमें स्टेटमेंट थी कि पेशेंट की जो है वो वर्क प्लेस से रेफर हुई है, वो कि इसके बिहेवियरल इश्यूज हैं और लड़ाई झगड़ा करती है ये वहाँ पे वर्क प्लेस पे। तो अब आपने एसेस करना है। तो आपने उसके असेसमेंट में क्या किया था? सर मैंने पेशेंट के जो वो करंट मूड उसका असेस किया था, सारे डिलीशन मैंने असेस किए थे। फिर मैंने उससे वजह पूछी थी कि ऐसा क्यों है कि आपको इधर हमारी तरफ भेजा गया, कि हमें बताया गया है कि आपके मसाइल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस क्योंकि मैं लेट आती हूँ इसलिए मुझे डांट पड़ती है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लेट क्यों हो जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा छोटा बच्चा है। तो मैंने पूछा कितने साल का है, उनका कि आई थिंक उन्होंने कहा कि 1 साल का है ऐसे। तो फिर मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन की सारी हिस्ट्री जो कि उन्होंने सब डिनाई कर दी। तो मैंने पोस्टमार्टम डिप्रेशन और थोड़ा सा साइकोसिस के भी मैंने क्वेश्चन कर लिए थे। 7 मिनट्स में इतना टाइम था नहीं, तो मैंने सर उनसे कहा एग्जामिनर से कि आई वुड लाइक टू टॉक टू सम पीपल फ्रॉम द ऑफिस एज वेल एंड ऑल्सो वुड लाइक टू टेक अ कोलेटरल हिस्ट्री फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। इतने में सर बिल्कुल बेल ठीक बज है। गई थी। आपने सब्जेक्टिवली पेशेंट को असेस किया, ऑब्जेक्टिवली आपको काउंटर स्टेटमेंट्स चाहिए ऑफिस स्टाफ से या फैमिली मेंबर से टू एस्टैब्लिश अ फर्म डायग्नोसिस। पोस्टमार्टम साइकोसिस और डिप्रेशन को आपने रूल आउट कर लिया। दिस इज ओके, दिस इज ओके अनलेस और अनटिल के उसमें कोई और लूप होल हो, जो कि मुझे अपेरेंटली नजर नहीं आता। अगर यही स्टेटमेंट थी जो आपको दी गई कि वो दफ्तर में झगड़ा करती है, शाउट मुच करती है और लड़ती झगड़ती है, तो उसकी असेसमेंट इसी तरह होगी कि आप उसका जनरल हिस्ट्री लेंगे, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करेंगे और उसका असेसमेंट एक थोड़ा सा आउटलाइन बनाएंगे और एग्जामिनर को ये कन्वे करेंगे कि आपको कोलैटरल इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द ऑफिस पीपल एंड ऑल्सो from the family members to assess the behaviors and to reach the final conclusion about the diagnosis, which is perfectly fine. ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर रहा हूँ। जी सर। अब मुझे